डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द मैथ्स प्रैक्टिस कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, ग्रुप डी का मैथ्स क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये 17 अक्टूबर और दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 51 से 75 में टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ये ना समझिए कि हम यहाँ पे सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम उन 25 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो तो आप उनको इजीली क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए यूजफुल होगी। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ, यहाँ पे एक सिंबल दिया है, इफ triangle equal to plus sign addition and quadrilateral is equal to which sign multiplication, then find the value of this. Okay, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4.2, यहाँ पे क्या दिया है ट्रायंगल, देन दिया है 7.1, यहाँ पे दिया है क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पे दिया है 5। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये ट्रायंगल किसको रिप्लेस करेगा, प्लस साइन, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो किसको रिप्लेस करेगा, मल्टीप्लिकेशन साइन। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4.2। ठीक है, इसके जगह में क्या आएगा प्लस साइन, देन यहाँ पे 7.1, इसकी जगह में आएगा मल्टीपल साइन, देन ये हो जाएगा 5। ठीक है, बोर्ड मास रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास रूल के हिसाब से क्या करते हैं, हम पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं। ठीक है, फिर ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, वो सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस में अगर चले तो ब्रैकेट नहीं है, कोई ऑफ नहीं है ना, न डिवीजन साइन है, डायरेक्ट क्या दिया है मल्टीपल। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.2 ऐसे टीस होगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 7.1, तो ये हो जाएगा 5 1 1, ओके, एंड 5 7 35। यहाँ पे पॉइंट देखिए कहाँ पे लगे हैं, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये जो वैल्यू है कितनी हो गई, 4.2 प्लस 35.5, हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 5 को हो जाएगा 7, ओके, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9 और 3 का 3। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगा था, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारी वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो गई 39.7। तो यहाँ पे देखिए 39.7 ऑप्शन दिया है क्या, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ पे कोई और साइन भी दिया जा सकता था, जैसे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या डिवीजन, और भी सिंबल यूज किया जा सकता था। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी बोर्ड मास से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1/2 ऑफ 5/2, सॉरी 2/5 ऑफ 5/2। ठीक है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा 2/5, ऑफ रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्ल साइन से, ये हो जाएगा 5/2। तो डायरेक्टली हम कटा सकते हैं 2 का 2, 5 5। या दूसरा तरीका क्या था, 2 into 5 करते, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से, तो ये भी हो जाता है 10। देन अल्टीमेटली कैंसिल आउट होकर कितना आता है वैल्यू 1। तो 1 यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। क्या दिया है, इफ 20% of 40% of a number is 8, then the number is, बोला है किसी नंबर का 40% का 20% 8 है, तो वो नंबर क्या है। ठीक है, तो वो नंबर क्या है हमें पता नहीं है, तो सपोज वो नंबर क्या है, x है। तो उस x का 40%
ठीक है, और उस 40% का 20% ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई, हमको पता है परसेंट साइन कैसे रिप्लेस होता है, जब हम डिवाइडेड बाई क्या कर दे 100, ठीक है। मल्टीप्लाई 20% का क्या हो जाएगा 20/100, तो ये किसके इक्वल है 8 के। अब इसको सॉल्व करिए, 1 0 ये 1 0 कैंसल, ये 0 भी कैंसल, तो इधर क्या हो जाएगा x इंटू 4 इंटू 2 मीन्स हो जाएगा 8x, और नीचे 10 इंटू 10 मीन्स 100 इज इक्वल टू 8। देन यहाँ से क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 100 मीन्स 800, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 8। सो अल्टीमेटली x की वैल्यू हमें क्या आ गई 100, मतलब वो नंबर क्या था हमारा 100 था, जिसका 40% का 20% क्या है 8 है। क्लियर, नंबर कुछ दूसरा दिया जा सकता है बट कॉन्सेप्ट क्या है ये यही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज, मतलब परसेंट का परसेंटेज ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 12 pens cost rupees 30, then cost of 26 pens would be, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली किसका क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसका क्वेश्चन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक होता है यूनिटरी मेथड, उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पहले हम देखते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, यहाँ पे बोला है 12 पेन का कॉस्ट कितना है 30 रुपीज, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम पहले क्या निकालेंगे 1 पेन का क्या होगा, ठीक है, ये पेन है ना, तो 1 पेन का क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 30 डिवाइडेड बाई 12, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 टू ज़ा 26, सॉरी 24, कैरी हुआ 6, देन पॉइंट लगाएंगे 12 5 2.5 आया, एक पेन का कितना है 2.5, हमें कितने पेन का चाहिए 26 पेन का, तो क्या करेंगे 26 मल्टीप्लाई एक पेन का कॉस्ट जो कि है 2.5। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 6 30 कैरी 3, 5 2 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, ओके, देन 2 6 12 कैरी हो जाएगा 1, 2 2 4 और 1 5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 650। यहाँ पे देखिए एक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, तो पॉइंट लगेगा तो वैल्यू कितना आएगा 65। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या है 65। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, पहले 12 का दिया था 30 इज इक्वल टू, दूसरे में क्या दिया हुआ है 26 का कॉस्ट हमें पता नहीं है, तो वहां पे x मान लो, ठीक है। अब इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 12x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर 26 मल्टीप्लाई 30, देन अल्टीमेटली x इज इक्वल टू क्या होगा 26 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 12। जब आप इनको सॉल्व करेंगे जैसे पहले आपने किया था 12 डिवाइडेड बाई 30 का 2.5 था, 2.5 मल्टीप्लाई 26 करेंगे तो अगेन हमको वैल्यू आएगा 65। क्लियर, तो यह है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेथड, इसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If cost price of 10 chair is equal to selling price of 8 chairs, then profit percentage of the shopkeeper is। इसमें क्वेश्चन ये बोला गया है, ठीक है, कि एक शॉपकीपर ने 10 जो कुर्सियां हैं उसको एक अमाउंट में परचेस किया, ठीक है, वो अमाउंट हमें पता नहीं है, ठीक है, और उसने सिर्फ 8 चेयर्स को ही उस अमाउंट में क्या कर दिया बेच दिया, मतलब जितने अमाउंट में उसने 10 चेयर्स को क्या किया था परचेस किया था अमाउंट उतना ही है, बट उतने अमाउंट में उसने कितने चेयर को बेच दिया 8 चेयर को, तो ऑब्वियस सी बात है इसको प्रॉफिट ही हो रहा है, तो वो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं उन्होंने 10 चेयर्स को 100 रुपीज में परचेस किए हैं, ठीक है,
100 रुपीज में 8 चेयर्स को क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सीपी है समझ लीजिए, और ये आपके लिए क्या है, एसपी यानी कॉस्ट प्राइस। अगर 10 चेयर का कॉस्ट प्राइस 100 है तो एक चेयर का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना, 10 रुपीज, है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस एक चेयर का कितना हो गया, 10 रुपीज। ठीक है, अगर एक चेयर का सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है, तो एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाई 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 सा 8, कैरी कितना हो जाएगा 2, 8 2 जा 16, कैरी 4, देन पॉइंट लगाएंगे, 8 5 जा 12.5 रुपीज। मतलब अल्टीमेटली आप देख सकते हैं उनको एक चेयर का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज और एक चेयर के सेलिंग प्राइस है 12.5 रुपीज। तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। अब आपको पता है प्रॉफिट कितना होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, है ना। यहाँ पे है सीपी मल्टीप्लाई 100। अब हम डायरेक्ट देखेंगे एसपी माइनस सीपी मीन्स 12.5 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे, सीपी यानी कि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो ये 10 से 100 10 टाइम्स में कैंसिल, देन 10 मल्टीप्लाई 2.5 25%। तो ये हो जाएगा उनका प्रॉफिट। अब देख सकते हैं ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, तो उनको कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। जो डिस्काउंट है उसको हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो डिस्काउंट को बट्टा बोलते हैं, बट्टा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं। सीधी सी बात है, जब भी आप शॉप जाते हैं, ठीक है, जब आपको डिस्काउंट मिलते हैं, आप डिस्काउंट में होते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, तो किस अमाउंट पे डिस्काउंट दिया जाता है, जो उस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा होता है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा जाता है, प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। जैसे कोई एक यहाँ पे साबुन का टिकिया है, सपोज इसमें लिखा है क्या, 100 रुपीज, तो वो क्या है, उसका अंकित मूल्य, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। तो जो आपको डिस्काउंट मिलेगा इस मार्क प्राइस में ही मिलेगा। सपोज उसने कहा 10% हम डिस्काउंट देंगे, तो वो डिस्काउंट इस मार्क प्राइस में ही दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस। जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस में दिया जाता है, मार्क प्राइस। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, बट्टा के केस में वो क्या होता है, जो भी मार्क प्राइस है उसमें जब हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलता है हमको, सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। इस एक फॉर्मूला से आप डिस्काउंट भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। वैसे ही आप मार्क प्राइस भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट, ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस। ठीक है, कभी आपको पूछ देगा डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये मार्क प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट और एसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस में काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,800 फॉर 18 month एट 10% पर एनम इज। यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 18 माह का, ठीक है, कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो और क्या दिया गया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैसे लिया जा रहा हो,
एनुअली लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पर एनम बोला मतलब पर ईयरली उसको लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है, कभी पूछ देता है जैसे अभी यहाँ पे पर एनम लिखा है, कभी बोल सकता है क्वार्टरली, कभी बोल सकता है हाफ ईयरली, ठीक है। तो क्वार्टरली हाफ ईयरली के लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम पर एनम है तो पर एनम के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये जो टोटल अमाउंट है उसमें जब हम प्रिंसिपल को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, वो है P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। ये जो n है उसकी वैल्यू डिपेंड करता है ईयर के ऊपर, और उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। पर एनम है, क्वार्टरली है, ठीक है, हाफ ईयरली है, उसके ऊपर n की वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो टाइम ड्यूरेशन दिया है कितना, 18 माह, ठीक है। लेकिन जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं ईयर में, तो हम इस माह को किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में। तो क्या हो जाएगा, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में, ठीक है। 12 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 12 माह का एक साल होता है, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 1 12 कैरी हो जाएगा कितना, 6, तो ये हो जाएगा 6/12। अल्टीमेटली इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, तो वैल्यू आ रहा है 1/2, ठीक है, 1/2। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे 1/2 के फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तो वहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या बोल सकते हैं मॉडिफाई हो जाता है। कैसे मॉडिफाई हो जाएगा वो भी हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो 18 माह है किसमें, जब हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो आ रहा है 1/2, ठीक है। तो वो कितना है, ईयर 1/2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई कैसे होगा, जब समय जो टाइम है वो फ्रैक्शन में हो तो उसके लिए फॉर्मूला है P1 प्लस R/100n। ये पहले भी था, अब ऐड क्या होने वाला है यहाँ पे जो n है वो इस मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर के लिए है, फिर ये फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम उसको लिखेंगे 1 प्लस R इंटू x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200, देन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है डिवाइडेड बाई 100, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो 1, देन 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 1/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 2800, ठीक है। इनको कैलकुलेट करेंगे 10 1s 10 10s, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 11/10, यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 2 से 10 कैंसिल होगा, 5 आएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 1 और ये हो जाएगा 20, देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा 21 डिवाइडेड बाई 20। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2800 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 21/20, तो ये जीरो और ऊपर के दो जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या 28 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। अब इसको हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले करिए 21 और 28 और 11 को, ठीक है। अच्छा 2 भी है यहाँ पे, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो अब करिए 14 इंटू 11 इंटू 21, इन दोनों का कितना हो जाएगा 11 इंटू 4 44, कैरी 4, 11 1 एंड 4 हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 21, 1 से करेंगे तो 4 5 1
अगेन 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 5 10, कैरी 1, 2 1 से 2 एंड 3। अब इनको ऐड करेंगे 4 3 2 एंड 3। तो ये अभी क्या निकला है, अमाउंट। हमने अभी देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब इस अमाउंट में हम प्रिंसिपल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हो जाएगा 3 2 3 4 माइनस 2 8 डबल 0। तो आंसर हो जाएगा 4 3 एंड 4। तो ये है आपका आंसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है क्या, 4 3 4। हाँ, तो ये है ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द गिवन सॉलिड्स विथ देयर रिस्पेक्टिव एटम्स। ठीक है, ये जो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हैं, ठीक है, उनको उनके फेसेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मैच करना है। तो पहला जो फिगर दिया है स्फेयर, स्फेयर आपको पता है बॉल, ठीक है, बॉल में कितने फेस होते हैं, तो यहाँ पे एक ही होता है जिसको हम बोलते हैं कर्व फेस। तो यहाँ पे स्फेयर के लिए क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, मतलब ए के लिए कौन सा ऑप्शन है, 2। ठीक है, क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड आपको पता है, आप जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम का भी शेप कैसा है, क्यूबॉइड होगा। आपकी बुक का भी शेप कैसा है, क्यूबॉइडल है। ठीक है, तो उसमें कितने फेस होते हैं, टोटल 6। तो क्यूबॉइड आएगा 6, मीन्स बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, सी हो जाएगा कोन। तो कोन आपको पता है, ठीक है, कोन कैसा रहता है, इसमें एक लेटरल सरफेस होता है और एक फ्लैट यानी सर्कुलर। तो इसमें टोटल 2 फेस होते हैं। ठीक है, तो कोन के लिए हो जाएगा 2, मीन्स सी के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बचता है क्या, डी। तो डी के लिए क्या, सिलेंडर, सिलेंडर में टोटल कितने फेस होते हैं, 3 फेस। कैसे 3 फेस, एक सर्कुलर ऊपर, एक सर्कुलर नीचे, 2 यहाँ होंगे और एक होता है लिटरल। तो टोटल 3 फेस यहाँ पे होते हैं। तो डी के लिए ऑप्शन हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है जिसमें ए का 2 हो, ठीक है, बी का 4 हो, सी का 1 हो, डी का 3 हो। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब एक चीज और ध्यान रखिए, स्फेयर में कितने होते हैं फेस, ओनली 1। लेकिन यही जब ये हेमिस्फेयर हो जाता है, जब हम इसको बीच से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो बीच से कट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो जब ये हेमिस्फेयर हो जाता है, तो हेमिस्फेयर में ये जो कर्व था वो तो था ही, कट होने के बाद ये एक प्लेन सरफेस भी आ जाता है जो सर्कुलर सरफेस होता है। तो हेमिस्फेयर में कितने फेस होते हैं, 2। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Neera's average marks in 5 subjects is 72. When she receives marks for her 6th subject, her average rises to 75. Marks she scored in 6th subject is। ठीक है, ये जो एक नीरा नाम की बच्ची है, ठीक है, उनका 5 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो कितना है, 72 है। ठीक है, तो आपको पता है 5 सब्जेक्ट का अगर एवरेज मार्क्स 72 है, तो 5 सब्जेक्ट में उसको टोटल कितने मार्क्स मिले होंगे, तो वो हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 5, तो वो कितना हो जाएगा, 360। वो जो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में उनको कितना मार्क्स मिला वो नहीं पता हमें, लेकिन 6 सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करने के बाद उनका एवरेज कितना हो जा रहा है, 75। अब इस 6 सब्जेक्ट के साथ उनका टोटल मार्क्स कितना होगा, तो वो होगा 75 मल्टीप्लाई 6, तो हो जाएगा 6 5 30, कैरी 3, 42 एंड 3 45। ठीक है, तो आप देखिए 5 सब्जेक्ट में टोटल और 6 सब्जेक्ट होने के बाद टोटल, यहाँ पे 360, यहाँ पे 450। तो 360 में कितना ऐड हुआ, तो 450 आया, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो वो है कितना, 90 का। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 6 सब्जेक्ट में, मतलब 6 नंबर के सब्जेक्ट में उनको कितने मार्क्स मिले हैं,
90 मार्क्स, जिसकी वजह से उनका एवरेज मार्क्स 72 से बढ़ के कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1.08 प्लस 0.03 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1.08 मल्टीप्लाई 0.03, है ना। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला में फिट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो इस फॉर्मूला में फिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 1.08 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 0.03 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1.08 मल्टीप्लाई 0.03, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी है क्या क्या, -4 इंटू 1.08 मल्टीप्लाई 0.03। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो अभी हम इनको एज इट इज रहने देते हैं। वो क्या है, 1.08 स्क्वायर प्लस 0.03 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1.08 एंड मल्टीप्लाई 0.03, 1.08 मल्टीप्लाई 0.03 दोनों ही जगह क्या है, कॉमन है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यहाँ 4 ग्रेटर है और इसका साइन निगेटिव है तो हो जाएगा माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और ये जो कॉमन है कौन सा, 1.08 मल्टीप्लाई 0.03 इसके साथ रहेगा। ठीक है, अब ये जो 3 टर्म्स है वो टोटल किसके इक्वल है, वो है 1.08 माइनस 0.03 स्क्वायर। क्यों, इसी में जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों में कहाँ पे है डिफरेंस, यहाँ पे प्लस 2ab है, यहाँ पे माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए -2, ठीक है, 1.08 मल्टीप्लाई 0.03 है ही, और इन्हीं दोनों का स्क्वायर है, तो ये फिट हो जाएगा फॉर्मूला में। तो 1.08 माइनस 0.03 का होल स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.05, ये हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे नंबर जिसके यूनिट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, इसको निकालने का तरीका यही है, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, देन 5 के बाद क्या बचे यहाँ पे, अभी पॉइंट को भूल जाइए, यहाँ पे है 10, तो इस 10 को मल्टीप्लाई करिए इससे एक ज्यादा, तो 10 से एक ज्यादा क्या है, 11 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1110। अब देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2, ठीक है, स्क्वायर हुआ है तो जो 0.2 था उसका भी स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4, तो ये हो जाएगा, सॉरी उसका डबल, तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा उसका वैल्यू 1.1025। देखिए ऑप्शन दिया है क्या, 1.1025, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो ऐसे हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहां पे आइडेंटिटी यूज होना है आपको आइडेंटिटी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The LCM of two co-prime number is। अब देखिए पहले तो हमें को-प्राइम नंबर क्या होता है वो समझने की जरूरत है। ठीक है, प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो है 1 और दूसरा है नंबर इटसेल्फ, एक है 1 दूसरा है नंबर इटसेल्फ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है हमको पेयर लेना है नंबर्स का, पेयर का मतलब 2 नंबर, ठीक है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, क्योंकि 1 से हम सभी नंबर को डिवाइड
कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक पेयर लेता हूँ 2 और 3 का, ठीक है, तो क्या ये को प्राइम है, उसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है, 1 से तो 2 भी डिवाइड होगा, 3 भी होगा, तो 1 के अलावा, तो 1 के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई और भी फैक्टर नहीं है। तो इस केस में इस पेयर को 2 और 3 को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 3, 5, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 और 5 भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। हम चाहे तो 4 और 5 ले सकते हैं, 4 और 5 में भी देखिए कोई कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? को प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पे ये मत सोचना सर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो को प्राइम में हमें प्राइम देखने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि जिन 2 नंबर्स को हम ले रहे हैं उसमें 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 4 और 5 में भी हम देख सकते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, कोई भी को प्राइम, जैसे हम ले लेते हैं 4 और 5 को, चलो 4 और 5 के एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा? तो ये 4 2 से डिवाइड होगा, 2 से करिए, 2 2 जा 5, डिवाइड नहीं होगा तो 5 एज इट इज। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 5 नहीं होगा, एज इट इज। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 और ये हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 20। कितना आ गया? 20। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इन 4 और 5 को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट मिले, ये भी क्या है? 20। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 2 को प्राइम नंबर्स का एलसीएम और उन्हीं 2 को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज देयर कोसेंट, देयर सम, देयर प्रोडक्ट, देयर डिफरेंस। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट, कि 2 को प्राइम नंबर का एलसीएम उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A and B starts a business. They invested capitals in the ratio 3:5. The timing of their investments being in the ratio 2:3. In what ratio would their profits be distributed? ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे A और B दो फ्रेंड्स बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो ए ने कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बी ने भी कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और ए ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने भी जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसने भी कुछ टाइम के लिए क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। तो सीधी सी बात है, जैसे हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट में क्या होता है? अमाउंट। ठीक है, अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या होता है? समय। कितने समय के लिए हमने उसको क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे भी जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे, तो प्रॉफिट हम कैसे काउंट करेंगे? प्रॉफिट जैसे हम ए की बात करेंगे, तो ए का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कि उसने कितना इन्वेस्ट किया है और कितने समय के लिए किया है। तो ए ने किया है, जैसे 3:5 है, तो 3 क्या है? ए का पार्ट, तो 3। टाइम इनका क्या है? 2:3, तो 2 इसका टाइम है, तो ए का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 3:2 मीन्स ये हो जाएगा 6। वैसे बी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 5 और टाइम कितना? 3, टोटल 50। तो दोनों का ये इन्वेस्टमेंट है समझ लीजिए, तो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उनका क्या होगा? प्रॉफिट भी होगा। तो इनका जो प्रॉफिट है A:B, वो क्या हो जाएगा? 6:50। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा, ये हो जाएगा 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 2:5। ठीक है, इसी रेशियो में इन दोनों को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63. द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज। इसका आंसर मैंने पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। जो को प्राइम का डेफिनेशन है, क्या है को प्राइम का डेफिनेशन? ऐसे नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जैसे 2 और 3 ले लें, है ना, 3 4 ले लें, इनमें क्या हो? एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो क्या है? 1। इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर
ना हो तब हम उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है किन्हीं दो नंबर का क्या होगा, HCF होगा। वो कितना होगा, किसी दो को प्राइम नंबर का HCF कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, हमें देखना है कि इनमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं 5 स्टेटमेंट्स, उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन से करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स हैं, गुणांक हैं, वो उस संख्या को पूरी तरह से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे 20 एक नंबर है, 20 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 27। तो ये इतने उसके क्या है, फैक्टर है। तो ये इतने उसके फैक्टर क्यों है, क्योंकि इन नंबर्स हम इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तभी तो ये सब इनके क्या है, फैक्टर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो उस नंबर को कंप्लीटली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वही चीजें यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए राइट क्लिक। क्लियर, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। मल्टीपल यानी कि गुणक। गुणक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं 2 का टेबल पढ़ा तो 2 के गुणक क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, लाइक है ना। 3 के कौन है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक, तो यहाँ पे बोला 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो आप बताइए क्या 2 के मल्टीपल में 1 आया था क्या, 2 4 6 8 सो 1 चलते गए। 3 का लिखे, 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया। क्या 2 3 इसके जो मल्टीपल्स उसमें 1 आया क्या, नहीं आया। मतलब 1 जो है हर एक नंबर का मल्टीपल में नहीं आता, मतलब मल्टीपल नहीं है। तीसरा पढ़िए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। मतलब अगर कोई नंबर है, सपोज ले लीजिए आप 30, अगर ये दोनों एक को प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 33 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, और 3 और 5 टुगेदर क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमें ये बताना है अगर ये जो नंबर है कॉमन नंबर, जो इन दो को प्राइम नंबर में से दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो क्या ये नंबर इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। चेक करो, पहले तो ये देख लो कि ये 30 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। तो देख सकते हो 33 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो हमें ये चेक करना है दोनों के प्रोडक्ट से है या नहीं। तो 3 into 5 कितना होगा, 15। तो आप देख सकते हो ये 15 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि किसी को प्राइम नंबर, एक पेयर है को प्राइम नंबर का, ठीक है, अगर उस पेयर के दोनों नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर नंबर को उन्हीं दो को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया है 343 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप कम से कम 20 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब क्या करिए, लर्न करके रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपके टाइम बचाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, जैसे 743 है तो आपको पता होना चाहिए 743 7 का क्यूब है। ठीक है, 49 क्या है, 7 स्क्वायर। नीचे 216 किसका है, 6 का क्यूब है। ठीक है, मल्टीप्लाई 16 किसका क्यूब है, क्यूब नहीं है तो स्क्वायर लिख लो। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 81 क्या है, 3 की पावर 4 है। अब इनको देखिए, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। हमको एक एक्सपोनेंट लॉ पता है, x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिनका बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए 6 की पावर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई
एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ा है x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m। अगर दो नंबर जिसके बेस समान ना हो बट उसके एक्सपोनेंट पावर समान हो तो हम क्या कर सकते हैं, x इंटू वाई और उनका जो पावर है उसको कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 का भी पावर 4 है, 3 का भी पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 4 लिखेंगे और 2 इंटू 3 का मतलब है 6, तो 6 की पावर 4। तो अल्टीमेटली ये जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, फिर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाला, तो 6 टू द पावर 7। तो देखिए ये ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा जो फर्स्ट है वो कहाँ पे चला गया, 3 के साथ, ठीक है। सेकंड देखिए 1 माइनस ब्रैकेट है 1 माइनस, देखो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। हमारे पास बहुत से ब्रैकेट हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्व ब्रैकेट, देन इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इनको ओपन करने का भी सीक्वेंस सेम है, पहले हम बार ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देन राउंड को, देन कर्ली को, देन स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एक बार ब्रैकेट ऑलरेडी गिवन है, तो पहले हम उसको ओपन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे दिया है स्क्वायर ब्रैकेट, देन दिया है 1 माइनस, देन कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस, राउंड ब्रैकेट 1 माइनस। अब ये देखिए 1 माइनस 1 इस ब्रैकेट में दिया है बार में, तो 1 माइनस 1 सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा 0, देन ये राउंड हो गया, कर्ली हो गया, स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस। अभी देखिए ये तो रहेगा ही कर्ली, इधर क्या बचा 1 माइनस, राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते जाइए 1 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस, इनको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 0, देन 1 माइनस, यहाँ पे था ना माइनस, ठीक, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 0 का 1, देन अल्टीमेटली 1 माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। यहाँ पे 0 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड का 0, फर्स्ट का 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 7 और सेकंड का आंसर है 0। थर्ड देखते हैं 4/7 ऑफ 4/15 ऑफ 5/7, तो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज करना है, हमें आंसर पता है, ठीक है। हमें आंसर क्या पता है, फर्स्ट का हमने लाया था थर्ड, यानी ए का 3 था और बी का था 0 यानी 1। अब क्वेश्चन दिया है 4/15 ऑफ 5/7, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 5/7, ठीक है। आप इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हो, ऊपर नीचे को 5 1 जा 5 3 जा, तो बचा क्या 4 इंटू 1 का 4, 3 इंटू 7 का 21। देखिए 4/21 ऑलरेडी ऑप्शन में दिया है, तो ये हो जाएगा थर्ड का, तो ये बचा हुआ किसका हो जाएगा फोर्थ का, ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया है, जहाँ पे ए का 3 हो, बी का 1 हो, ठीक है, ए का 3 बी का 1, सी का क्या हो 4 और डी का क्या हो 2। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या का 45% 18 है ना, तो संख्या में क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन है किस संख्या का 45% 18 है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मानो वो संख्या क्या है, x है, तो इस x का जो 45% है, परसेंट को हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से, वो क्या है 18 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा 45, 9 2 जा 9 5 जा, देन 5 2 0। सो अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 20 मीन्स 40, मतलब 40 वो नंबर है जिसका 45% क्या होगा 18 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर इज आल्सो अ क्यूब नंबर, ठीक है।
इसमें कुछ स्क्वायर नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, 225 किसका है, 15 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये किसके किसके दिए हुए हैं, किसी किसी नंबर्स के स्क्वायर के फॉर्म में दिए हुए हैं। ये किसका हो जाएगा, ये 22 का हो जाएगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है, जो क्यूब भी है। तो जब देखिए 81 9 का स्क्वायर है, किसी और का क्यूब है क्या, नहीं। 64 देखिए 8 का स्क्वायर है और साथ ही साथ 4 का क्यूब भी है। क्यों, 4 इंटू 4 इंटू 4 करके देखिए, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होगा, 64। तो हमें ऐसे ही नंबर बताने थे जिसका स्क्वायर भी वही नंबर हो और किसी दूसरे नंबर का क्यूब भी वही नंबर हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। क्लियर। और भी नंबर्स होते हैं ऑप्शन में, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते थे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा क्यूब है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ये डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है या स्टैटिस्टिक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो दिया है मॉड। मॉड का मतलब ये होता है, यहाँ पे जितने नंबर्स दिए हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और कोई ऑब्जर्वेशन कितने बार आया है, कितने बार रिपीट हुआ है, उसको उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी ऑब्जर्वेशन को क्या कहा जाता है, मॉड। तो यहाँ पे देखो 1 एक ही बार आया है, 9 कितने बार आया, 1 2 एंड 3, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है। तो एक 9 ही ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो कितने बार आया है, 3 बार, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे ऑब्जर्वेशन का मोड क्या हो जाएगा, 9। ये 3 आया है बट 3 को हम मोड नहीं बोलेंगे। 3 सब इसकी फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 9 की है, इसलिए 9 उसका क्या हो जाएगा, मॉड। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। इस पूरे ऑब्जर्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 9 है, सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 है। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही रेंज बोला जाता है। तो 9 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 8। तो 8 देखिए ऑप्शन में है। ठीक, ए का आया है कितना, 3, बी का आ रहा है क्या, 4। ठीक है, अब 3 का देखते हैं, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकाला जाता है, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होता है। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 7 7 7 दो बार है, देन 8। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते या घटते क्रम में जमाने के बाद अब हम इसका मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करने से इसका क्या निकलेगा, मीन निकलेगा, सॉरी मीडियन निकलेगा। बट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मीडियन नहीं है, उस पोजीशन में जो वैल्यू है वो मीडियन है। कंफ्यूज मत होइए। जैसे यहाँ पे टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 बाई 2 मीन्स 4। तो यहाँ पे मीडियन 4 नहीं है, मीडियन है 4th पोजीशन में जो नंबर है। तो आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट में है, आफ्टर अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में, ये थर्ड में है और ये फोर्थ में है। तो फोर्थ में अभी कौन सा नंबर है, 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा, उसका मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, जब ऑड नंबर हो तो अलग है, इवन नंबर हो तो अलग है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसमें है, ऑड नंबर में। क्यों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑड नंबर। तो उसके लिए फॉर्मूला ये था। लेकिन जब ये इवन नंबर होता है, सपोज मैं एक ऑब्जर्वेशन और ऐड कर देता हूँ 9 को, अब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए यहाँ पे, 8। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। अरेंज करने के बाद
यहाँ पे इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, फिर n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है, फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या निकल जाएगा, मीन, इन दोनों का क्या निकल जाएगा, मीन, वो हो जाएगा इसका मीडियन, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, n/2 अभी 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8/2 का मतलब हो जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन, n/2 प्लस 1 मीन्स हो जाएगा 5, तो इन 4 और 5, तो 4th प्लेस में क्या है, यहाँ पे 4 है और 5 प्लेस में क्या है, 7 है, तो इन दोनों का मीन, इन दोनों का मीन मतलब 4th पोजीशन में आपका क्या है 4, 5th पोजीशन में क्या है 7, तो इन दोनों का जो मीन निकलेगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आया वही उसका क्या कहलाएगा, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन दो केसेस में पूछा जाता है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में हो और नंबर में हो, दोनों ही इजी है, आसानी से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या था, 4 था, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि क्या हो गया, थर्ड के लिए यानी सी के लिए क्या आया, सी के लिए क्या आया 1, तो अब बचा क्या, डी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये देखिए आपको फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। अच्छा एक और था एवरेज, तो एवरेज आपको पता ही है, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे देखिए सम तो हमने कर दिया 14, 7, 12, कितने ऑब्जर्वेशन है 1, 2 एंड 3, तो ये जाएगा डिवाइडेड बाय 3, ऐड करिए इनको, कितना होगा 2 + 7 9, 9 + 3 कितना 13, कैरी हो जाएगा कितना 1, देन ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका एवरेज, या उसी को मीन भी बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive odd integer is always divisible by, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो पहले हम ऑड नंबर किसको बोलते हैं, आप सबको पता है ऑड नंबर मीन्स जितने भी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 5 2 सॉरी 1 3 5 7 9 11 सो ऑन, ऐसे ऑड नंबर्स चलते रहेंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद नेक्स्ट आने वाला, नेक्स्ट आने वाला, नेक्स्ट आने वाला, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, मीन्स लगातार आने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। यहाँ पे ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो लगातार ऑड नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो आप सिंपल देख सकते हैं 1 एक ऑड नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, तो ऐसे हैं, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान में देना है, जैसे इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 और 3 की बात करें, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। अगर मैं 3 और 5, ये भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इनके बीच का डिफरेंस अगर देखें तो वो भी क्या है 2। नेक्स्ट में अगर लूँ 7, 7 5 भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है 2। मतलब ये है कि अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले रहे हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो यहाँ पे देखिए कौन से दो हमें पता नहीं है, तो सपोज पहला ऑड नंबर हमने लिया x, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, सिंपल देख लीजिए, यहाँ पे गेस कितने का है 2 का है, ठीक है, और 2 का है, ये भी ध्यान में रखिए कैसे सीक्वेंस गया, 1 के आगे कितना है 3, तो 1 में कितना ऐड होने से 3 आया 2, तो अगर पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x + 2। अब बोला है दोनों का स्क्वायर फिर उसका डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर मतलब x + 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा x² + 4x + 4 माइनस x स्क्वायर, तो माइनस x² + x² कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 4x + 4, 4 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या x + 1, ठीक है। अब इस 1 को किसी भी ऑड नंबर से रिप्लेस करके देखो, जैसे 1 से रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा 4,
ये हो जाएगा 1 + 1 मतलब 4 × 2 मतलब कितना है 8। तो अब बताइए 8 किससे डिविजिबल है, तो वो डिविजिबल है 8, तो आंसर आ जाएगा 8 से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। ये ना करके डायरेक्ट आप 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते जैसे 1 और 3, तो 3 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर करते दोनों का डिफरेंस कितना होता है 9 - 1 मीन्स 8 और 8 डिविजिबल है 8 से, तो डायरेक्टली भी आप इसका आंसर बता सकते थे। बट मैंने ये ट्रेडिशनल मेथड इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज करके पूछ दिया जैसे 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम इतना है तो फाइंड करिए क्या है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सम इतना है तो फाइंड करो इंटीजर्स क्या है, तो वहां पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One mark is given for each correct answer and 1/3 marks is deduced for each wrong answer in MCQ examination. A student got 80 marks for solving 120 question. How many questions did she solve correctly? ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई एग्जामिनर है, अगर वो एक करेक्ट आंसर देता है तो उसको मिलते हैं 1 पॉजिटिव मार्क्स। ठीक है, और अगर वो रॉन्ग आंसर देता है, ठीक है, तो उनको मिलते हैं 1/3, बट ये क्या है निगेटिव मार्क्स। ये कितने हैं निगेटिव मार्क्स। ठीक है, उस एग्जामिनर को टोटल 120 क्वेश्चंस अटेंड करने के बाद उसको मिलते हैं टोटल कितने मार्क्स 80 मार्क्स। उनको ये बताना है कि उसने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं या कितने रॉन्ग किए हैं, तो सीधा सीधा हमारा अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे लेट कितने क्वेश्चन x उन्होंने करेक्ट क्वेश्चन बनाए, कितने क्वेश्चन करेक्ट। अब बताइए टोटल 120 क्वेश्चन है उसमें x करेक्ट है तो बचा कितना, ये जो टोटल है उसमें करेक्ट को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, जितने भी रॉन्ग आंसर है वो बचेगा। करेक्ट के मार्क्स आपको पता है, अब हम बात कर रहे हैं मार्क्स की। ठीक है, करेक्ट के मार्क्स कितने हैं 1 मार्क्स, तो टोटल x नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन है, इच क्वेश्चन के 1 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए x मार्क्स। ठीक है, अब ये क्या है रॉन्ग के कितने मिल रहे हैं 1/3, तो ये हो जाएगा 120 - x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो अल्टीमेटली ये 40 होगा, ये हो जाएगा -x कितना 3। ठीक है, अब हमको क्या बोला है दोनों मिला के मतलब जहाँ पे उनको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है और जहाँ पे निगेटिव नंबर मिल रहा है, टोटल उनके पास कितने में है 80, तो टोटल ये जो 80 है वो क्या है पॉजिटिव मार्क्स मीन्स x। अब निगेटिव मार्क्स है तो उसको ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 40। ठीक है, पहले ब्रैकेट में लिखते हैं -x/3। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा 80 = x - 40 + x/3। 40 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 120, और इधर ये भी पॉजिटिव ऐड होगा, एलसीएम इनका 3, ये हो जाएगा 3x + x। अब ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा 360 = 3x + x हो जाएगा 4x, देन x कितना हो जाएगा 90। तो उन्होंने टोटल 90 करेक्ट आंसर्स वहां पे दिए हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको फिर से रिवाइज करना चाहूंगा कि आप कोशिश करिए एटलीस्ट 20 या 30 तक के नंबर्स का
स्क्वायर और क्यूब आप क्या करें, फाइंड आउट करें, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 1331, अब यहाँ पे 3 लिखा है, 3 लिखने का मतलब क्या है, वो क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे 3 लिख दिया मतलब वो क्या है, एक क्यूब रूट है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्यूब रूट दिया है। ठीक है, तो 1331 किसका क्यूब रूट है, वो है 11 का। ठीक है, यहाँ पे साइन कौन सा दिया है, मल्टीपल, तो रखिए मल्टीप्लाई। देन 216 किसका क्यूब रूट है, वो है 6 का। देन यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस करिए। 7 to 9 किसका है, 9 का। देन प्लस है तो प्लस, 64 किसका है, 4। ना इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, बोर्ड मास रूल से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 into 6 का हो जाएगा 66 प्लस 9 प्लस 4, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 79। देखिए 79 ऑप्शन दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आप भूल गए कि इनका क्यूब रूट क्या है, तो उनका निकालने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, जैसे 1331 है। ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 1 से 11 कैरी हो जाएगा 2, 11 2 से 22 कैरी हो जाएगा 1, 11 1 से 11। फिर अगेन 11 से करेंगे तो 11, फिर 11 से आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, जहाँ पे 3 का ग्रुप बना वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट से बाहर। तो ये जो 1331 को मैं लिख सकता था 11 into 11 into 11, ये 11 का 3 का एक ग्रुप बना, तो 11 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट से बाहर, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड भी कर सकते हैं, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B, two friends started a business jointly. The investment of B is equal to 1/4 times the investment of A. The profit share of B in the annual profit of rupees 1,60,000 is। ठीक है, यहाँ पे A और B दो क्या है, फ्रेंड है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या है, बी का जो निवेश है ए के द्वारा किए हुए निवेश का 1/4 है, तो जो बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 1/4 ऑफ ए जितना कर रहा है उसका 1/4। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो पहले हम निकालेंगे इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, b इज इक्वल टू 1/4 ए है। ठीक है, 4 इधर ट्रांसफर होगा, हो जाएगा 4b इज इक्वल टू ए। हमें चाहिए a to b, तो a b इधर हो जाएगा ट्रांसफर, इधर क्या बचा है 4, कुछ नहीं है तो 1। तो अल्टीमेटली a to b कितना होगा, 4:1। ये 4:1 क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब इन्वेस्टमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो टोटल जो प्रॉफिट होने वाला है कितना है, 1,60,000। अब इस 1,60,000 में बी का हिस्सा कितना है, तो देखिए इनका रेशियो है 4:1। रेशियो का कॉन्सेप्ट ही सीधा सा ये है, 4:1, 4 + 1 टोटल कितना, 5। टोटल 5 पार्ट में से 1 पार्ट क्या है, बी का है, तो 1 out of 5। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, 5 3 is 15 कैरी 1, 5 2 is 10 एंड 0। तो ये हो जाएगा 32,000 जो बी को प्रॉफिट हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5x कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। ठीक है, 5x एंड y टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 12 minutes. How long will pipe y take to fill the tank alone? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है कि कोई x है पाइप, वो टैंक को फिल करता है 20 मिनट में। ठीक है, वहीं x और y दोनों मिलके उसी टैंक को फिल करते हैं 20 मिनट में। हमें फाइंड करना है कि y अकेले इसको कितने मिनट में फिल करेगा। सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें 1
देखिए इस क्वेश्चन में ये टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन है, या इसी को हम पाइप एंड सिस्टर्न का भी क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले हमें 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे का निकालना होता है। तो जैसे अगर हम x की बात करें तो x के जो 1 मिनट का है कैपेसिटी या काम, वो कितना है, कितना फिल कर सकता है, 1/20। वैसे ही x प्लस वाई टुगेदर मिलके 1 मिनट में कितना कर सकते हैं, वो है 1/12। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे y का चाहिए, तो y कब निकलेगा, जब इस x प्लस वाई में मैं x को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो x कैंसिल होकर फिर क्या बचेगा, y। मतलब मैं x प्लस वाई यानी 1/12 में माइनस करूं 1/20 को, तो y निकल जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम आएगा 60, ये होगा 5 माइनस 3, तो अल्टीमेटली 2/60, देन वैल्यू आएगा 1/30। तो ये 1/30 क्या है, 1 मिनट में कितना टाइम भरेगा, तो पूरे टाइम को भरने में y को कितना लगेगा, 30 मिनट, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने नहीं बताया है, ये बहुत सिंपल, आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो y को कितना मिनट लगना है, 30 मिनट से हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74। Radhika performs 3/5 of the total journey by rail, 7/20 by bus, and the remaining 6.5 km on foot. Her total journey was equal to, ठीक है। एक राधिका नाम की लड़की है जो क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस है उसको कवर कर रही है, कुछ डिस्टेंस को वो क्या कर रही है, ट्रेन से, कुछ को बस से, और कुछ जो है बचा हुआ, ठीक है, 6.5 किलोमीटर उसको किससे कर रही है, बाई वॉक। तो सीधी सी बात है, मान लो कि टोटल डिस्टेंस उसका कितना था, x। अब इस x का बोला है 3/5 ऑफ, मतलब 3/5 पार्ट, तो हम बोलेंगे 3/5 ऑफ x, मतलब मल्टीप्लाई x। उसने किससे किया, रेल से। किससे ट्रेवल किया, रेल। बोला है 7/20 ऑफ x, मतलब 7/20 x उसने किससे किया, बस से, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा, जिसको उसने क्या किया, ऑन फुट, मतलब चल के तय किया। तो रिमेनिंग जो बचा वो कितना है, 6.5 किलोमीटर। लेकिन हमें वो रिमेनिंग चाहिए x के टर्म में, तो सीधी सी बात है रिमेनिंग कितना बचेगा, जो टोटल x है उसमें हम इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 3/5x प्लस 7/20x, दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों का एलसीएम तो आएगा 20, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 लाने के लिए 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12x, 20 ऑलरेडी है, ठीक है, तो 1 ही करेंगे, तो 1 × 7 का 7x ही होगा, मतलब वैल्यू कितना है, 19x/20। तो ये 19x/20 क्या है, हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस, जो इक्वल है किसके, 6.5 किलोमीटर। तो उस हिसाब से हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सॉरी 1 मिनट ना, ये जो आपका 19x/20 है, ये क्या है, इन दोनों का किसके थ्रू, बस और रेल के थ्रू, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x माइनस 19x/20, तो दोनों के एलसीएम 20, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 19x। तो ये जो बचेगा x/20, ये क्या है, रिमेनिंग, और यही x/20 जो है इक्वल है किसके, 6.5 किलोमीटर के। उस हिसाब से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.5 × 20 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 130 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा उसका आंसर कि उन्होंने 130 किलोमीटर की जर्नी तय की, ठीक। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। बोला गया है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन इज।
हेप्टागोन मतलब कितने होते हैं? 7 साइड्स। कितने होते हैं? 7 साइड्स। ठीक है, हम किसी भी पॉलीगन, ये सब क्या पॉलीगन है, जैसे हम बात करते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, है ना, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये सारे के सारे क्या है? पॉलीगन है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ साइड के। ठीक है, तो इनके इंटीरियर एंगल को फाइंड करने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आसान सा। पहले एक चीज याद रखिए, 3 साइड्स। 3 साइड्स मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यानी उसके टोटल इंटीरियर एंगल आंतरिक कोणों का वैल्यू होता है 180। तो इतना फिक्स रखिए। उसके बाद हम जितने साइड ऐड करते जाएंगे उतने 180 ऐड करते जाएंगे। जैसे 1 और साइड मैंने ऐड कर दिया तो मैं एंगल भी 180 ऐड करूंगा। मतलब 3 साइड में 1 साइड ऐड किया, कितना हो गया? 4 साइड। 4 साइड वाला क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। आपको पता ही होगा क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितना है? 360। चलो मैं 1 साइड और ऐड कर देता हूँ। तो 1 साइड और ऐड किया तो यहाँ पे मैं 180 और ऐड करूंगा। तब ये कितना हो गया? 5 साइड। और एंगल कितना हो गया? 540। आपको पता है पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं और पेंटागन पे टोटल जो एंगल है वो 540 होता है। फिर मैं 1 साइड अगर ऐड किया, ठीक है, तो 180 फिर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 6 साइड। 6 साइड मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हेक्सा, है ना। तो उसमें इनको ऐड करूंगे तो कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। ठीक है, फिर 1 साइड ऐड करूं तब ये क्या बन जाता है हमारा? क्या? जो क्वेश्चन में दिया है हेप्टागन। ठीक है, तो वहां पे 180 ऐड करूंगे तो कितना हो जाएगा? 900। तो एक हेप्टागन में टोटल कितने एंगल होते हैं? 900 डिग्री। क्या एंगल? टोटल इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये मैंने इतना लेंथी बताया है, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? 3 साइड्स का तो हमें पता है 180 हमको लेना है। ठीक है, हमको 7 साइड चाहिए था तो 3 ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमें कितना और साइड ऐड करना है? 4। तो सीधी सी बात है 4 इंटू हर साइड का 180 डिग्री, तो ऐड कर दो कितना? 720। तो ये हो जाएगा 900। ऐसे भी हम उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो टोटल आएगा 900 डिग्री। तो यहाँ पे है 900 डिग्री ऑप्शन, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई हो, आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर पाए और जल्दी ही आप एक अच्छे पोस्ट में जाए। ठीक है, आप कमेंट करिए आपको कौन सा क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, वो क्वेश्चन हम आपको वापस एक्सप्लेन करके आपको पर्सनल सेंड करेंगे। ठीक है, और अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइए कि हमें और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताइए, तो मैं वो भी सॉल्व करके आपको सेंड करूंगा। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।